लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? जनरल केमिस्ट्री। जनरल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, और मैटम जो अपना मैटर है उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, और जो एटम है वो एटम किन से मिलकर बना हुआ होता है। ये सारी चीज़ें हम जनरल केमिस्ट्री चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक। सबसे पहले हमने मैटर पढ़ा, व्हाट इज़ मैटर। मैटर के बाद हमने उसमें उसकी स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, व्हाट इज सिंबल्स, ये सारी हमने अभी तक डिस्कस किए। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसमें क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर है एटम का वो यहाँ पर डिस्कस किया गया। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या आता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपका जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, एटम के बारे में इंट्रोड्यूस डाल्टन ने ही करा दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, कि आपका जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, और जो एटम से वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये सब स्टेटमेंट किसने दिए थे? डाल्टन ने। तो आपकी जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर में दो पार्ट आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट पार्ट पे हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस। सेकंड पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस, देन क्या आता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो आपका जो एटम है, तो एटम के दो मेनली पार्ट होते हैं। फर्स्ट बीच में जो पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और सेकंड जो पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट न्यूक्लियस। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में क्या बनाया है? न्यूक्लियस। ये सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एटम का। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के जो आउटर रीजन है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, और ये होता है न्यूक्लियस। तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं देखिए। ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेंटर पार्ट ऑफ द एटम। ये सेंट्रल पार्ट होता है एटम का।
नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -13 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की 1 मीटर क्यूब में कितना मास होता है, 10 की पावर 17 kg। और रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस कितना होता है, 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो इतनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं, किसी भी एटम का जो मास रहता है कंप्लीट, वो कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, न्यूक्लियस में। क्योंकि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। तो उस वजह से जितना भी मास है एटम का वो कहाँ पर रहेगा, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर। तो ओवरऑल मास ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो आउटर पार्ट है एटम का उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम होता है न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -13 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी कितनी होती है, 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ओवरऑल मास ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस। जितना भी मास रहेगा एटम का कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, न्यूक्लियस में। तो जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। एक डेफिनेशन आती है न्यूक्लियन, व्हाट इज न्यूक्लियन, प्रोटॉन्स and neutrons, protons and neutrons are collectively known as nucleons। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। एक वर्ड आता है न्यूक्लियन, क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नॉन एज न्यूक्लियंस। जैसे कोई एटम है तो एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। तो हम न्यूक्लियन को क्या लिख सकते हैं, N+P। ये आपके न्यूट्रॉन्स हैं और ये क्या है, प्रोटॉन्स। अभी हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट हुआ, इसके बाद आता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एटम के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक जो आउटर रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या आते हैं, शेल्स आती हैं। इट कंटेन्स शेल्स या फिर ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में जो यहाँ पर मैंने सर्कुलर रीजन बनाया है, ये सर्कुलर जो शेल है, जो सर्कुलर पाथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेल्स, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स। इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसलिए मैंने इनको क्या बोला, एनर्जी लेवल बोला। ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, शेल्स भी बोल सकते हैं। तो आपका जो एटम है उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं,
न्यूक्लियस के अंदर, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर होते हैं, शेल्स में होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेवल्स में होते हैं, अपने अपने एनर्जी लेवल में रहेंगे, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं। एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में होते हैं और वहाँ पर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी हो गई। तो एटम का स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस रीजन। न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसमें क्या आती हैं, आपकी शेल्स आती हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट भी इसको बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट भी हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट भी हो सकता है, या फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। इसको हम जनरली के शेल बोलते हैं, के शेल, एल शेल। सेकंड एनर्जी लेवल को क्या बोलेंगे, एल शेल। थर्ड वाला क्या रहेगा आपका, एम शेल। तो आपके जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो हम उनको कैसे नेमिंग करते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो इसमें आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फील्ड रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये अपने जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल में रहते हुए न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेंगे, चक्कर लगाते रहते हैं, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में चक्कर लगाते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद मैं एक टेबल बनाऊंगी, तो उस टेबल में आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के, उसके बारे में पूरी वहाँ पर स्टडी करेंगे कि आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनकी डिस्कवरी किसने करी, इन पर चार्ज कितना होता है, इनका मास कितना होता है, और इनका नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर देखेंगे। आपके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ, उसको आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है।
एट फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। डिस्कवरी में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी। देन सिंबल, हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनका नेचर किस टाइप का होता है। देन रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, relative mass and absolute mass। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जे थॉमसन ने। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका सिंबल क्या रहेगा, ई। प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचर क्या रहता है इलेक्ट्रॉन का, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। नेचर की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस स्पीशीज होती है। रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है रिलेटिव -1, प्रोटॉन का क्या होता है +1, और न्यूट्रॉन कैसा होता है 0, इसका चार्ज क्या रहेगा 0। एब्सोल्यूट चार्ज, एग्जैक्टली कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, वो कितना होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या होता है स्टूडेंट्स, चार्ज की यूनिट होती है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप देख सकते हैं इनका जो रिलेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू तो सेम होती है, बट इनकी जो साइन है वो क्या होता है, अपोजिट होते हैं। ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। तो इसी वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस में लिख देंगे, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये अभी भी क्या रहेगा 0 है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस स्पीशीज होती है। रिलेटिव मास की अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होता है 1/1837 टाइम्स इनसे कम होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। लास्ट वाली रो में मैंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट मास लिखा है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का कितना होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 28 होता है 24, और ये 1.6748 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है, लगभग इक्वल होता है, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास है वो इनसे बहुत कम होता है। तो कम कितना होता है 1/1837 टाइम्स वो कम होता है। और इनका जो मास है, रिलेटिव मास मैंने कितना लिखा है 1 तो आप देख सकते हैं लगभग इक्वल है। तो इसका हम रिलेटिव मास कितना लिख सकते हैं 1 और 1। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये सारे डाटा आप लोगों को लर्न होने चाहिए। 9th क्लास में भी आप सेम यही टेबल पढ़ते हैं और आगे तक भी आपके ये टेबल काम आती है कि
सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। डिस्कवरी इनकी किस किसने करी, डिस्कवरी के बारे में डिटेल में आप 9th क्लास में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। और जो रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव चार्ज आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एब्सोल्यूट चार्ज है वो क्या है, सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -1 + 1। और जो आपका न्यूट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। रिलेटिव मास की अगर हम बात करें तो 1/18 37 टाइम्स कम होता है, और ये लगभग इक्वल होते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ये टेबल आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने एटम के बारे में थोड़ा देखा कि उन्होंने क्या बोला कि कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, एटम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो उन्होंने क्या थ्योरेटिकली सारे स्टेटमेंट दिए, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का वो हमें कहाँ से पता चला, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से। तो इसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा कि न्यूक्लियस क्या होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या है, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उनका चार्ज क्या होता है, मास कितना होता है, और रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास, ये सारी हमने अभी टेबल में सारी चीज़ें देखी। तो हम वापस इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम का। एटम कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर रीजन में होता है। तो ये क्या है आपका न्यूक्लियस। तो मैंने यहाँ पर आपके प्लस साइन बनाया था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। मैं शुरू से क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्लस का साइन बना रही हूँ। तो क्यों बना रही हूँ, आपने अभी देखा कि न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। मैंने अभी टेबल में आप लोगों को क्या लिखा है कि जो आपके प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है उन पर चार्ज कितना होता है। तो प्रोटॉन कैसा पार्टिकल होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, वो क्या होता है, उन पर चार्ज 0 होता है। तो न्यूट्रॉन्स पर जब चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन्स पर चार्ज जब प्लस का होता है, तो इफेक्टिवली चार्ज कितना आया न्यूक्लियस पर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, प्लस का साइन, क्योंकि एक पार्टिकल तो कैसा है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, प्लस का साइन लगा दिया। न्यूक्लियस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और किसकी वजह से रहता है वो, प्रोटॉन्स की वजह से रहता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन हैं, तो 10 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज हो जाएगा, प्लस का 10। अगर रिलेटिव चार्ज की मैं बात करूँ तो +10 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव चार्ज मैंने अभी कितना बताया था, +1। तो +10 यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। ठीक है। और अभी क्या मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, शेल्स में होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेबल में मैंने आप लोगों को क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन किस तरह की स्पीशीज होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो आपका जो आउटर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, वो किससे मिलकर बना होता है, शेल से मिलकर बना होता है। और शेल्स में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज रहता है और शेल्स में कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव वाला, नेगेटिवली चार्ज स्पेस होता है ये वाला। मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस में एक पॉइंट लिखाया था कि जितना भी मास रहता है किसी भी एटम का, वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ऐसा मैंने क्यों बोला, अभी आपने को मैंने एक रिलेटिव मास लिखाया था इलेक्ट्रॉन का, वो कितना लिखाया था, 1/1837। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव वाला कितना होगा, 1/1837 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो मास ऑफ प्रोटॉन के इतने टाइम्स कम है, तो उसको तो हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में जो मास लगा हुआ है वो क्या है, बिल्कुल
नेग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, वो क्या होता है, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, कंसिडरेबल मास होता है। तो पूरा मास कहाँ पर रहेगा किसी भी एटम में, न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। तो यहाँ का मास तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जितना भी मास होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही क्या होता है, इसको हम कंसिडर करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। तो हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि मैंने न्यूक्लियस में लिखा था कि जितना भी ओवरऑल मास है किसी भी एटम का वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस में सारा वो मास रहेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आज क्या पढ़ाया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि आपका जो एटम है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, सेकंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स सिचुएटेड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, प्लस का। तो न्यूक्लियस कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस स्पीशीज हैं। तो पूरे न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में रहते हुए, ठीक है। तो मैंने टेबल में आप लोगों को लिखाया था कि नेगेटिव चार्ज इन पर प्रेजेंट रहता है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में किस टाइप का चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो जो आपके तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी प्लेस मैंने आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताई। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होनी चाहिए। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। और जो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में डाटाज लिखे हैं वो भी आप लोगों को लर्न होने चाहिए कि किसका सिंबल क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ये सारा आप लोगों को लर्न होना चाहिए। और इसके बाद उनके जो रिलेटिव चार्ज हैं वो क्या होता है, रिलेटिव मास कितना होता है, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास, ये सारे डेटाज आप लोगों को अच्छे से लर्न होने चाहिए। आज हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ा, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।